Now let us start with the new chapter which is semiconductors. थ्योरेटिकल चैप्टर है ये. नीट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जनरली आते हैं. मेंस में एक क्वेश्चन आता है. बोर्ड के अंदर 7 नंबर के आसपास का इसका वेटेज है. तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कि कम मेहनत से बड़ी आसानी से आप 2 या 3 क्वेश्चन नीट में कर सकते हो. एक क्वेश्चन मेंस के अंदर और बोर्ड के अंदर तो फिर है ही 7-8 नंबर का चैप्टर है. तो सबसे पहली बात कि सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है. ऑलरेडी हमारे पास कंडक्टर्स तो थे ही. कंडक्टर का जो हम यूज़ करते थे वो किस लिए यूज़ करते थे? इलेक्ट्रिक करंट के लिए ना, कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते थे तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाता था उससे. तो सर फिर सेमीकंडक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में जो कंडक्टर्स आपके थे उसमें कंट्रोल्ड फ्लो नहीं था. आपका कंट्रोल नहीं था. जो भी चार्जेस मूव कर रहे थे उन पे आपका कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं था. सेमीकंडक्टर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है कि इट ऑफर्स कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्जेस. चार्जेस के फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं. ये इसकी सबसे खास बात है. किसकी? सेमीकंडक्टर की. पहली बात. पहले इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. तो बेटा जो मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन है उसको क्या किया जा सकता है? उसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा. एक तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी. जो कंडक्टिविटी और जो रेजिस्टिविटी है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है. दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप. और बेटा इसको बोल सकते हैं और बैंड थ्योरी या उसको बैंड थ्योरी भी कहा जा सकता है. ऐसा हुआ. ठीक है. तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी. यहां से क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं. Classification on the basis of resistivity और conductivity. इसमें बेटा सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन दैट इज कंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है बहुत हाई है. कंडक्टर्स है हाई कंडक्टिविटी while लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई है, हाई कंडक्टिविटी है और लो रेजिस्टिविटी है. इसकी बेटा जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 से लेकर 10 टू द पावर -8 ओम मीटर. ये उसकी वैल्यू है. और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी की वैल्यू है बेटा 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 8 मो इनवर्स, है ना, ऐसे बोल सकते. तो ये बेटा क्या है, ये इनकी वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी है. ये आपको क्या करनी है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी. क्लियर है ये?
तो दूसरा जो है हमारा क्लासिफिकेशन बेटा, दैट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स क्या होंगे? इंसुलेटर्स हैव लो वैल्यू ऑफ conductivity and high value of resistivity। रेजिस्टिविटी की बेटा हाई वैल्यू है, कंडक्टिविटी की लो वैल्यूज हैं, और इनकी जो वैल्यूज है बेटा वो है रो की वैल्यू 10 to the power 11 से लेके 10 to the power 19 की रेंज में ये रहेंगी, और कंडक्टिविटी जो है वो लो कंडक्टिविटी 10 to the power -11 से 10 to the power -19। These are the range of conductivity and resistivity for insulators। तीसरा जो केस है आपका, तीसरा है आपका दैट इज सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या है? रेजिस्टिविटी इज हायर देन कंडक्टर्स but lower than insulators। इंसुलेटर से तो कम है रेजिस्टिविटी, लेकिन कंडक्टर से रेजिस्टिविटी ज्यादा है। अगर कंडक्टिविटी के टर्म्स में बात करें, कंडक्टिविटी इज मोर देन इंसुलेटर्स but less than conductors। माने कि कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कंडक्टर की, उसके बाद कंडक्टिविटी आएगी सेमीकंडक्टर की, और उसके बाद बात करेंगे किसकी? इंसुलेटर्स की। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो बेटा इंसुलेटर्स में कि दे हैव नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी। नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंसुलेटर्स के साथ। दे आर नेग्लिजिबल कंडक्टिव। ये बेटा आपका क्लासिफिकेशन हो गया किसके बेसिस पे? दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी थी उनकी वैल्यूज के बेसिस पे। अगला बेटा आपका एनर्जी गैप ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, ये कहानी। देखो बेटा, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि बेसिकली दो तरह की बैंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है सॉलिड्स के अंदर। एक तो है बेटा आपका कंडक्शन बैंड, एक तो है आपका कंडक्शन बैंड, और एक है आपका वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दो तरह के बैंड है बेटा आपके, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। बेसिकली ये एनर्जी के बेसिस पे ये दो बैंड्स हमने क्या किए हैं? डिजाइन किए हैं, डिफाइन किए हैं। तो वैलेंस बैंड का मतलब क्या हो गया? इन वैलेंस बैंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इसमें बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं रिलेटिवली
एट लोअर एनर्जी लेवल, रिलेटिवली बेटा क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल पे होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन बैंड में क्या होगा, दिस इज एट हायर एनर्जी लेवल, इसका जो एनर्जी लेवल है बेटा वो हाई होगा। खास बात इसमें क्या रहेगी, when movement of electron from valence band to conduction band takes place, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में होगा, only then conduction of current takes place। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा कि जब वैलेंस बैंड से मूवमेंट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में, उसी केस में उस सर्किट के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर, उस सेमीकंडक्टर के अंदर क्या कौन पिक्चर में आ जाएगा, करंट पिक्चर में आना शुरू हो जाएगा उस इंस्टेंट पे। तो इस तरीके से दो बैंड्स है, एक कंडक्शन बैंड है और एक वैलेंस बैंड है आप, ठीक है। तो देखो इन बैंड्स की फॉर्मेशन को हम दिखाते कैसे हैं डायग्राम में, वो देख लो। इस तरीके से ये इस तरफ हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी लेवल। तो भाई यहां तक तो ये जो नीचे नीचे जो है इसको तो बोलते हैं मतलब वैलेंस बैंड। कुछ हायर लेवल पे यहां से कंडक्शन बैंड शुरू हो जाता है बेटा। जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द कंडक्शन बैंड के बीच का जो ये एनर्जी गैप है बेटा, ईजी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एनर्जी गैप या बेटा इसको कहा जाता है और नॉन एज फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप भी बोल देते हैं, फॉरबिडन रीजन भी बोल देते हैं इसको। तो पहली बात तो कि एनर्जी गैप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द difference in the energy levels, difference in the energy levels of topmost layer of valence band and bottommost layer of कंडक्शन बैंड। ये जो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस को ही एनर्जी गैप कहा जाता है। सवाल अमूमन पूछ लिया जाता है कि इसको फॉरबिडन गैप क्यों कहा जाता है या फॉरबिडन रीजन क्यों कहा जाता है। सो उसका क्या रीजन है बेटा, इट इज ऑल्सो नॉन एज forbidden gap or reason because in this area electron cannot be found anytime। किसी भी समय में इस रीजन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। देखो बेटा ऐसा समझो, इस एनर्जी गैप का मतलब क्या है ये समझाता हूं मैं आपको। मान लो बेटा ये एनर्जी गैप है आपका, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो एक्चुअल में ये कुछ एनर्जी लेवल डिफरेंस होता है। एनर्जी लेवल का मतलब कि इतनी एनर्जी कम से कम चाहिएगी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसको यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए। मान लो कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, उसको कितना एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो अब ऐसा नहीं होगा, ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ा होगा बेटा 11th क्लास के अंदर, कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ना आप याद करते थे, मान लिया कि n = 1 से 2 में जंप करना है, 2 से 3 में जंप करना है या 3 से 2 में जंप करना है,
तो जो उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, जिसको शायद आप आयनाइजेशन एनर्जी या जो भी एनर्जी डिफरेंस जो आप बोलते थे, उतनी एनर्जी होगी तो ही वो क्या करता था, एक शेल से दूसरे शेल पे, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करता था। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ के बीच का एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर आपको 1 मिलेगा तो रास्ते में मिल जाएगा आपको ना। जब तक उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं मिलेगी, वो यहाँ से और यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं करेगा। जैसे एनर्जी मिलेगी फटाक दे चला जाएगा वो। यानी कि आपको किसी भी टाइम इंस्टेंट पर इस रीजन के अंदर कभी आपको क्या नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन रीजन मैंने कह दिया। ये बात ध्यान रखना है कि जो भी एनर्जी गैप है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब उसको उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी तभी वो जाकर के जंप करेगा। सीधी सी बात ये है, ऐसा नहीं हो रहा होगा कि धीरे 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 जा रहा होगा। तो बेटा ये तो पहली बात हमने कर ली किसके बारे में कि व्हाट आर कंडक्शन बैंड, व्हाट आर वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करके कहा जाएगा कंडक्शन बैंड में, और उसको वहां जाने के लिए इस एनर्जी गैप को क्रॉस करना पड़ेगा। और ये एनर्जी गैप अगर वो क्रॉस करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रहनी चाहिए। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास कहीं से भी आ सकती है, वो थर्मल एनर्जी की फॉर्म में आ सकती है, रूम टेम्परेचर से आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ से आती है। बट जब तक वो एनर्जी गैप नहीं है तब तक मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ये बात ध्यान रखिए। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। एक बेटा इसमें थ्योरी भी है कि एक्चुअल में फॉर्मेशन कैसी हुई है, वो आने वाली क्लासेस में बताएंगे कि एक्चुअली ये जो आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक्चुअल में कैसे बने। वो जो थ्योरी है वो है हाइपोथेटिकल थ्योरी, बट वी विल डिस्कस इट लेटर, है ना, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी। सिंपल अभी इतना ही रखते हैं जितना मैंने बताया। वो थ्योरी जरूर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में गिवन भी है वो थ्योरी, हम भी पढ़ेंगे उसको। चलो अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा इस एनर्जी गैप के बेसिस पे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे भी लेट अस से कंडक्टर्स। So those materials in which energy gap is almost zero are known as conductors. एनर्जी गैप इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो। एनर्जी गैप अप्रॉक्सीमेटली जीरो होने का मतलब बेटा मैं ये भी कह सकता हूं कि इन कंडक्टर्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स, बड़े आराम से ओवरलैप करते हैं, यानी कि उनके बीच में एनर्जी गैप है ही नहीं। एनर्जी गैप नहीं है तो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन इजीली जंप टू कंडक्शन बैंड। वो आराम से वैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं। हेंस दे हैव लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, बड़े आराम से फ्लो हो जाता है। इस तरह का बेटा इसका एनर्जी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। देखो ये जो है ब्लू पेन से जो मैंने बनाया है, ये आपका वैलेंस बैंड बना दिया। तो आप देखोगे कि बेसिकली यहाँ पे इन दोनों की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड किस केस में होगा, इन केस ऑफ कंडक्टर्स होगा बेटा।
और इसीलिए क्या हो रहा है, बड़े आराम से क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। इसीलिए जो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है बेटा वो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। तो पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज कंडक्टर्स एनर्जी गैप ऑलमोस्ट जीरो, और जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है वो क्या करते हैं, वो कोइंसाइड करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन आपका कंडक्टर्स के लिए था। दूसरा जो है दैट इज इंसुलेटर्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के केस में क्या होगा, in these materials energy gap is greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे जो भी मटेरियल्स हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप होगा बेटा, उन मटेरियल्स को क्या कहा जाएगा, उन मटेरियल्स को इंसुलेटर्स कहा जाएगा। ड्यू टू हायर एनर्जी गैप, ड्यू टू हायर एनर्जी गैप insulators have high resistance। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा उस केस में। एनर्जी डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ये आपका बैलेंस बैंड, ये यहाँ से आपका कंडक्शन बैंड बेटा, ये इधर एनर्जी, और ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का ये जो है, इसको बेटा एनर्जी गैप Eg कहते हैं। एंड दिस Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ इंसुलेटर। तो ऐसे मटेरियल्स जिनका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उनको इंसुलेटर्स की कैटेगरी में रखेंगे। इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है ना, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। Semiconductors. So those materials in which energy gap is less than 3 electron volt are known as सेमीकंडक्टर्स। उसको हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। यानी कि यहाँ पे बेटा एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इधर आपका एनर्जी, यहाँ पे जो ये एनर्जी लेवल आएगा बेटा आपका, दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा। दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब एक बार ये बात कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर जो अब तक बात करो सर, एक्चुअल में बताओ तो सही सेमीकंडक्टर कौन कौन है। तो बेटा जनरली जो ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को सेमीकंडक्टर्स की जो कैटेगरी है उस सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी के अंदर इसको रखते हैं। देखो ग्रुप 14 एलिमेंट में आप कैसे लिखते हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
ना। फिर आप क्या लिखते हो इसको, स्टेनम आप लिखते हो इसको। फिर उसके बाद आपका आता है प्लम्बम, ये और चलता रहेगा। तो बेटा यहाँ पे इस लिस्ट में जो ये कार्बन है इसको तो हम बेसिकली कंसिडर करते हैं इंसुलेटर में। एक्चुअल में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है यही जो है वो आपके लिए सेमीकंडक्टर की तरह काम करेंगे। और ये बेटा ये तो मेटल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि कंडक्टर्स की केस में। तो बहुत बार सवाल पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअल में आपको बताया जाए कि इंसुलेटर कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का साइज बहुत छोटा है। कार्बन का साइज बहुत छोटा होने के कारण से क्या हो गया कि उस केस में जो एनर्जी गैप की बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा आ जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा। या आप ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन का साइज जो छोटा है तो जो न्यूक्लियर फोर्स है या जो न्यूक्लियस जो है उसकी इलेक्ट्रॉन पे पकड़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो वो तो बिल्कुल एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन और जर्मेनियम की, दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं, लेकिन जब मैं इन दोनों की बात करता हूं स्टेनम और प्लम्बम की, तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि साइज बहुत बड़ा है, बड़े आराम से क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है। तो इस केस में ये किसकी तरह काम करना शुरू कर देते हैं, ये कंडक्टर्स की तरह काम करना शुरू कर देंगे। तो हमारे लिए जो एलिमेंटल फॉर्म है सेमीकंडक्टर की अलग अलग फॉर्म हो सकती है बेटा, कंपाउंड फॉर्म भी हो सकती है। दीज टू आर द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, दीज आर एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो अब जरा इनके बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि यार अब हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बेटा इस पूरे चैप्टर में वो सिलिकॉन और जर्मेनियम पे रहेगा। तो पहले अगर बात करें ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट बेटा मैं जब भी बोलूं तो अपने आप समझ जाना कि मैं सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो भाई सिलिकॉन की बात करूं चाहे मैं जर्मेनियम की बात करूं तो दे आर टेट्रावैलेंट, दे आर टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स। टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया बेटा कि दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, इन देयर वैलेंस शेल। उनके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जरा थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करो बेटा कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम जब अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कौन सी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, याद करो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर कोई क्या चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट बना ले, वो ऑक्टेट बनाना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, जैसे मर्जी काम करना पड़े। तो यहाँ पे वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या करता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सेमीकंडक्टर का बेटा जो कंसेप्ट है ना आप कहोगे सर सेमीकंडक्टर कहाँ है। आप आजकल घरों में देखते हो कि ट्यूबलाइट नहीं है ना, बेसिकली कैसी लाइट्स आ गई हैं, एलईडी लाइट्स आ गई हैं, एलईडी बल्ब्स आ गए हैं, ये सब सेमीकंडक्टर्स हैं। ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। तो सर इसका क्या फायदा हुआ, बात करेंगे अभी जब आगे जब धीरे धीरे चैप्टर में चलेंगे कि लो पावर कंज्यूमशन है इनका, बहुत कम पावर कंज्यूम करके इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, आउटपुट पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स जो आप एलईडी जो यूज़ कर रहे हैं वो भी उसी के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा। और बहुत पुरानी टेक्निक नहीं, 90s के आसपास की टेक्नोलॉजी है ना, कोई बहुत पुरानी नहीं, अभी भी इस पर काम चल ही रहा है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। और हम जो पढ़ रहे हैं बहुत बेसिक से, बहुत ऊपर से पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर के आगे से कि इस चैप्टर के अंदर जैसा हम पढ़ा दिया है बिल्कुल वैसा एक बार एनसीईआरटी के थ्रू हम रीड आउट कर लें, उसको वैसा पढ़ लें और वैसा ही याद कर लें। तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर के अंदर, है ना, क्योंकि जितना आप डिटेल में जाओगे अपने आप में एक इंजीनियरिंग लेवल का एक क्या है, एक चैप्टर है अपने आप में, एक कोर्स है पूरा का पूरा। वो सब बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, बहुत जो काम का है लिमिटेड है उसी तरीके से समझेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड है तो यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ होगा, उससे ही इसने क्या किया होगा बेटा, बॉन्ड बनाया होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, चाहे वो आपका सिलिकॉन हो चाहे वो आपका जर्मेनियम हो। तो जब ये किस तरह की बॉन्ड बनाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा आप देख सकते हो B+4 से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ऐसा एटम जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का हो सकता है।
तो बेटा ये आपस में तो इस तरह की बॉन्डिंग बनाएंगे। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ये शायद आप लोगों ने 10th में 11th में 12th में ये इस तरह का स्ट्रक्चर जरूर आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। कोवेलेंट, मुझे याद है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब पहली बार जब कोई टीचर पढ़ाता है तो शायद लगभग ऐसे ही पढ़ाता है कि इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो हम यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम जो काम की बात है वो समझेंगे कि एक्चुअल में मैं अब जो रेड पेन से बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। आप कहोगे सर ये तो आप स्टाइल में बना रहे हो ना, तो ये एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन्स स्टाइल में रहते हैं इसमें। इस तरीके से बेटा ये जहां जहां मैंने रेड पेन से डॉट से बनाए हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स और बाकी सब कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो देखो आप एक पैटर्न नोट करोगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। बेसिकली ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं बैक फोर्थ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बैक फोर्थ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिकली अपने आप में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स है अपने बीच में रिपल्शन मिनिमम रखना चाहेंगे, उसके लिए मैक्सिमम दूरी पर जाना चाहेंगे, तो ये बैक फोर्थ अरेंजमेंट में आ जाते हैं जनरली। ठीक है, next is types of semiconductors। तो बेटा दो टाइप के सेमीकंडक्टर है अपने पास। द वेरी फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और बेटा जो दूसरा जो टाइप का सेमीकंडक्टर है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और भाई ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है बेटा ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है आपके, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले इंट्रिंसिक फिर एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के अंदर भी दो टाइप का, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग हम जरूर कर लेंगे बेटा, और जो भी नोट्स बनाए इनको लिखते रहेंगे, साथ साथ इनको रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू।